नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था की हमारी क्लास चल रही थी। इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं तो आपके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम बातचीत आपसे कर रहे थे, राजस्व व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आप देखिएगा कि अगर राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड, भू राजस्व से संबंधित आपके कुछ एक शब्दावलियों को देखा जाए, ठीक है, जिसमें आपके देखिएगा राजस्व व्यवस्था से संबंधित शब्दावली राजस्व व्यवस्था से संबंधित शब्दावली की अगर हम चर्चा आपसे करें तो इसके अंतर्गत आपको ये देखना होगा कि कुछ अलग अलग रियासतों में आपके राजस्व व्यवस्था से संबंधित आपके अलग अलग शब्दावली हमें देखने को मिलती है। जैसे जयपुर राज्य में जो राजस्व रिकॉर्ड रखे जाते थे, जिनमें भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखा जाता था, उन्हें अड़सट्टा कहा जाता था। क्या नाम आता है? अड़सट्टा। इसमें विभिन्न गांव, उनकी भूमि और वहां से जो उपज प्राप्त हो रही है, उस उपज का वर्णन आपके उस राजस्व रिकॉर्ड में रखा जाता था। ठीक है। इसी प्रकार आपके जहां भूमि का विस्तृत विवरण आपके होता था, भूमि का विस्तृत वर्णन आपके जिन स्थानों पर किया जाता था, उन्हें आपके खसरा या तजकिरा के नाम से जानते थे। खसरा या तजकिरा के नाम से आपके जाना जाता था। ठीक है। ऐसे ही एक आपकी शब्दावली आती है पट्टा। ठीक है। पट्टे में आपके क्या आता है? एक आता है याददाश्त। क्या आता है? याददाश्त आपके आता है। उस याददाश्त के अंतर्गत देखा जाए तो पट्टे का एक टाइप होता है याददाश्त, जिसमें राजा द्वारा जागीरदार को जागीर की स्वीकृति प्रदान की जाती थी। एक याददाश्ती के लिए रख लिया जाता था रिकॉर्ड, बस। ठीक है। एक होता है दाखला। दाखला आप चढ़वाते हो, जमीन का दाखला आपके चढ़वाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो जागीरदार द्वारा कृषकों को पट्टे दिए जाते हैं, ठीक है, इन पट्टों का रिकॉर्ड आपके एक राजकीय रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ठीक है। जिसे दर्ज करना आपके क्या कहलाता है? दाखला करना आपके कहलाता है। क्या कहलाता है? दाखला आपके करना कहलाता है कि भाई कि उसका दाखला आपके यहां चढ़ा दिया गया है। ठीक है। ये कुछ एक आपके राजस्व संबंधी शब्दावली हैं। एक आप देखते हैं कि भाई मैंने बताया था कि शहाणे जो शब्द है, शहाणे आपके कौन होता था? जो गांव में भू राजस्व निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था, वो शहाणे कहलाता था। ठीक है। लेकिन गांव में आपके वे कर्मचारी जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू को वसूल करते थे और राजस्व संबंधी रिकॉर्ड भी रखा करते थे, उनको कहा जाता था तफेदार। क्या कहते थे? तफेदार के नाम से। और एक देखते हैं आपके गांव की फसलों की सुरक्षा करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती थी, उनको आपके कणवारिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कणवारिया कहलाते थे। तो गांव में फसलों की सुरक्षा करने के लिए कणवारिया नियुक्त किए जाते थे। राज्य द्वारा आपके राजस्व वसूली के लिए तफेदार नियुक्त किए जाते थे। दाखला आपके राजकीय रजिस्टर में दर्ज आपके जागीर का विवरण या पट्टे का विवरण होता था। याददाश्त आपके जागीर की स्वीकृति आपके होती थी, जिसको एक याददाश्ती के तौर पर, एक आपके एक याद के तौर पर आपके राजा के द्वारा रख लिया जाता था। ठीक है। खसरा या तजकिरा आपके भूमि संबंधी विस्तृत विवरण को कहते थे। और जयपुर राज्य में भूमि के विस्तृत भूमि का जो रिकॉर्ड रखा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? अड़सट्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अड़सट्टा। ये आपके जो शब्दावली है, शब्दावली आपके सामान्यतः आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है। तो यहां पर हम आपकी बात करें सबसे पहले अड़सट्टा की। खूब पूछा गया प्रश्न है अड़सट्टा का तो आपके, कि जयपुर राज्य में राजस्व रिकॉर्डों को अड़सट्टा कहा जाता था। जयपुर राज्य में राजस्व रिकॉर्ड को
रिकॉर्ड को अड़सट्टा कहा जाता, अड़सट्टा कहा जाता था। ठीक है, इसमें आपके क्या होता था, विभिन्न गांव और उनकी भूमि तथा उपज का वर्णन होता था। इसमें विभिन्न गांवों की भूमि तथा उसकी उपज का वर्णन होता था। उपज का वर्णन आपके किसमें, अड़सट्टा में आपके होता था। एक हमने आपके भूमि संबंधी जो विस्तृत विवरण है उसको हमने क्या कहा है, खसरा। खसरा निकलवाते हो ना आपके जमीन के, ठीक है, तो वो एक खसरा और तजकिरा के नाम से कहा जाता है। खसरा या इसे तजकिरा के नाम से भी जानते हैं, खसरा या तजकिरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खसरा या तजकिरा में आपके क्या होता है, भूमि संबंधी विस्तृत विवरण दर्ज होता है। भूमि संबंधी विस्तृत वर्णन दर्ज होता है। भूमि संबंधी विस्तृत विवरण आपके कहां दर्ज होता है, इस खसरा या तजकिरा के अंतर्गत दर्ज होता है। ठीक है, एक हमने आपके बताया याददाश्त। याददाश्त आपके क्या है, एक पट्टे की टाइप है जिसे राजा द्वारा जागीरदार को जागीर की स्वीकृति दी जाती थी जिसमें, ठीक है, याददाश्त। पट्टे का एक प्रकार जिसमें राजा द्वारा जागीरदार को जागीर की स्वीकृति, जागीर की स्वीकृति प्रदान की जाती थी। जागीर की स्वीकृति आपके प्रदान की जाती है, वो आपके क्या है, याददाश्त है। ठीक है, ये आपके केवल जनरल शब्द है, याददाश्ती आप जनरल शब्द के रूप में भी इसे काम में लेते हो कि भाई याददाश्ती किसे बोलते हैं, तो एक आपके सामान्य सी स्लिप रख करके आप अपने पास रख लेते हो। ठीक है, हालांकि वो वैधानिक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना तो आपके पट्टे की जो पट्टा है, पट्टे में जो विवरण दर्ज होता है वो संपूर्ण विवरण आपके उसमें दर्ज नहीं होता, किसमें, याददाश्ती में। ठीक है, चौथी हम बात करें आपके दाखले की। दाखला आपके क्या है कि राजा या जागीरदार के द्वारा कृषकों को जो पट्टे दिए जाते हैं, ठीक है, उनका एक राजकीय रजिस्टर में आपके विवरण दर्ज किया जाता है जिसे दाखला कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे, दाखला। तो देखिए, दाखला राजा या जागीरदार द्वारा कृषकों को जो पट्टे दिए जाते हैं उन्हें, कृषकों को जो पट्टे दिए जाते हैं उन्हें राजकीय रजिस्टर में, राजकीय रजिस्टर में दर्ज करते हैं।
इसे दाखला के नाम से जानते हैं। यहां आपको एक चीज याद रखनी है, वर्तमान में भी आपके ये काम होते हैं कि पट्टा चाहे जारी हो जाए, लेकिन पट्टे का जब तक दाखला नहीं होगा तब तक आपके पट्टे की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, पट्टे का दाखला होना आपके आवश्यक है, अर्थात राजकीय रजिस्टर में उसकी जो अंकन है वो आवश्यक है। ठीक है, एक हम आपके यहां पर शब्द काम में ले रहे थे, शहाणे। भू राजस्व निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? शहाणे। और एक आपके तफेदार जो राजस्व की वसूल करता था और राजस्व का हिसाब रखता था। ठीक है ना, या फिर आपके ये कहिए राजस्व की वसूली तो पटवारी वगैरह किया करते थे, राज्य द्वारा वसूले गए राजस्व का हिसाब रखता था कौन? तफेदार। तफेदार कौन हो गया? राज्य द्वारा वसूले गए राजस्व का हिसाब रखता था। कौन रखता था इस हिसाब को? ये तफेदार रखा करता था। एक गांव की फसलों की सुरक्षा के लिए कणवारिया नियुक्त किए जाते थे। कौन? कणवारिया। गांव की फसलों की सुरक्षा के लिए नियुक्त। गांव की फसलों की सुरक्षा के लिए आपके कौन नियुक्त होते थे? कणवारिया आपके नियुक्त होते थे। ठीक है, अब यहीं पर हम आपके एक चीज की चर्चा और आपसे करें कि राजस्व निर्धारण की पद्धतियां। राजस्थान में आपके सामान्यतः राजस्व निर्धारण की आपके पद्धतियां कौन कौन सी प्रचलन में थी, उनकी चर्चा हम आपसे करें। क्योंकि भू राजस्व है उसको हम आपके किसके नाम से, कि भाई राजस्व की इनकम है एक, तो उसका सीधा सा सोर्स आपके भू राजस्व है, जिसे हमने लगान कहा, भाग कहा, भोग कहा, हासिल कहा। हासिल आपके क्या होता है? वास्तविक रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। एक होता है कुल जमा। कुल जमा से तात्पर्य होता है किसी जागीर का निर्धारित राजस्व, कि भाई यहां से इतना रेवेन्यू आना चाहिए। कोई आपके क्षेत्र है कि भाई यहां से 50,000 रुपए आपके रेवेन्यू आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन वहां से मिला कितना? कि भाई मिला वहां से 35,000। तो वास्तविक हासिल क्या है? कि 35,000 है। जमा क्या है? कि 50,000 है। ठीक है ना, तो हमेशा हासिल में और कुल जमा में अंतर बना रहता था। हासिल में और कुल जमा में हमेशा अंतर बना रहता था। ठीक है ना, ये आपकी विशेष बात होती थी। ठीक है ना, इस वजह से आपके कुछ सुविधाएं भी एक्स्ट्रा प्रदान करनी पड़ जाती थी, या फिर कोई अतिरिक्त जागीर भी प्रदान करनी पड़ जाती थी शासक को आपके किसके लिए? उस सामंत के लिए। ठीक है ना, अतिरिक्त जागीर प्रदान करनी पड़ जाती थी। ये बात आपके इसके अंतर्गत है। तो हम आपके पहले देखें भू राजस्व निर्धारण की विधि। इसमें एक तो हम आपके करें बटाई पद्धति। बटाई पद्धति, अब बटाई पद्धति भी कितने तरह से होती है देखो। एक होती है आपके खेत बटाई, एक होती है लंक बटाई, एक होती है रास बटाई।
एक होती है खेत बटाई, एक होती है लंक बटाई, एक होती है रास बटाई। ठीक है, खेत बटाई आपके कौन सी है? खेत में खड़ी फसल का बंटवारा, खेत में खड़ी फसल का बंटवारा। लंक बटाई आपके फसल कटने के पश्चात, फसल कटने के पश्चात बंटवारा। और रास बटाई फसल की थ्रेशिंग के पश्चात बंटवारा। फसल की थ्रेशिंग यानी फसल से दाना निकालने के पश्चात उसका अगर बंटवारा किया जाए तो वो आपके क्या कहलाती है? रास बटाई के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रास बटाई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें कैमरे में सारा के सारा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, दूसरी आपके एक पद्धति हम देखें, मसाहत पद्धति। मसाहत पद्धति, अगर मसाहत पद्धति की हम बात करें तो मसाहत पद्धति में क्या है? भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता है। मसाहत में किसका? भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता है। इसमें देखिए, भूमि की पैमाइश, चाहे वो दर आपके प्रति बीघा निर्धारित की जाए या बिस्वा निर्धारित की जाए, के आधार पर राजस्व निर्धारण। ठीक है ना। एक आपके आप देखें लाटा कूंता, लाटा कूंता, खड़ी फसल पर अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण। राजस्व निर्धारण क्या कहलाता है? लाटा कूंता कहलाता है। अनुमान के आधार पर अगर रेवेन्यू का निर्धारण किया जाए तो वो आपके क्या कहलाता है? देखिए, वो क्या कहलाता है? अपने लाटा कूंता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहां ज्यादातर जो रेवेन्यू का निर्धारण है वो अनुमान परक आपके निर्धारण हुआ करता था। कैसे? अनुमान के आधार पर ही। अब रेवेन्यू को अगर देखा जाए, राजस्व को देखा जाए कि भाई राजस्व हमें आपके किन किन सोर्सों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो राजस्व के सोर्स के रूप में आप देखें यहां राजस्व के सोर्स के रूप में देखें तो एक तो आपके क्या है? भू राजस्व है, भू राजस्व। और भू राजस्व को हम आपके किसके नाम से जान रहे हैं? भाग, भोग, हासिल या लगान के रूप में, या लगान के रूप में जान रहे हैं। ज्यादातर आपके ये रेवेन्यू का आपके यानी कि कुल उत्पादन का 1/3 से लेकर के 1/2 तक यानी 50% तक, 33 से लेकर के 50% तक निर्धारित किया जाता था आपके क्या? राजस्व। लेकिन एक जो चीज है वो आपके क्या है? लाग बाग है। एक क्या है? लाग बाग। लाग बाग मूलतः क्या है? लाग बाग मूलतः उपकरों को कहा जाता है। लाग बाग मूलतः किनको कहा जाता है? उपकर, यानी कि भू राजस्व के इतर जो आपके टैक्स होते हैं उनको हम आपके किस नाम से जानते हैं? लाग बाग के नाम से जानते हैं। भू राजस्व के इतर जो आपके टैक्स होते हैं उनको हम लाग बाग के नाम से जानते हैं। अगर राजस्थान में देखा जाए तो लगभग आपके
लगभग 100 से अधिक प्रकार की लागबागों का प्रचलन था। राजस्थान में 100 से अधिक प्रकार की लागबागों का प्रचलन यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो राजस्थान में मैंने बताया कि भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से कई प्रकार के उपकर लगाए जाते थे, उनको लागबाग कहा जाता था। अब ये लागबाग है ना, ये आपके सामान्यतः दो प्रकार की होती थी। एक तो कौन सी होती थी? नियमित लाग। नियमित लाग जिसकी दर निश्चित होती थी, ठीक है ना, और इसकी वसूली प्रतिवर्ष या 2-3 वर्ष में आपके एक बार की जाती थी। एक होती थी अनियमित लाग। अनियमित लाग की दर आपकी निश्चित नहीं होती थी और उपज के साथ, यानी कि उपज जैसी आपकी जिसकी औकात है या फिर आपके जैसा उत्पादन जिस समय हुआ है उसी के अनुरूप वो लाग वसूल कर ली जाती थी। जैसे आपने किसान आंदोलनों में भी देखा होगा कि बिचौलिया आंदोलन के दौरान आपके चबरी लाग लगाई गई थी। चबरी लाग की दर आप कहीं तो 13 रुपए पढ़ते हो, कहीं 5 रुपए पढ़ते हो, अलग अलग आपके मिलता है हमें। इसका मतलब वो कैसी लाग है? अनियमित लाग है, जो व्यक्ति की हैसियत और उस वर्ष के प्रोडक्शन के आधार पर आपके वसूल कर ली जाती थी। ठीक है, यहां पर आपके एक बात याद रखना कि अलग अलग गांव में इसकी दर अलग अलग हो सकती थी, इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता था। ये नहीं है कि पूरे साम्राज्य में एक जैसी आपके लागबागें वसूल की जाए, एक जैसी लागबागें आपके वसूल की जाएं। तो यहां लागबाग से तात्पर्य हम आपके बताएं कि भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले उपकर। देखो, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले उपकर, ये क्या कहलाते हैं? लागबाग कहलाते हैं। अब आपके सामान्यतः हमने क्या बताया कि भाई दो प्रकार की होती थी। ये दो प्रकार की कैसी? एक होती थी नियमित लाग, नियमित लाग, और एक कैसी होती थी? अनियमित लाग। एक नियमित लाग होती थी और एक कैसी होती थी? अनियमित लाग। सामान्यतः दो प्रकार की होती थी। नियमित लाग आपके देखो, इसकी दर निश्चित होती थी एवं इसकी वसूली प्रतिवर्ष या 2-3 वर्ष में की जाती थी। प्रतिवर्ष या 2-3 वर्ष में आपकी किसकी वसूली की जाती थी? इस नियमित लाग की वसूली एक बार की जाती थी। देखिए, दूसरी बात आपके एक कौन सी है? अनियमित लाग है। इसकी दर आपकी निश्चित नहीं होती थी, उपज के साथ कम या अधिक होती रहती थी। देखो, इसकी दर निश्चित नहीं होती थी तथा यह उपज के साथ कम या अधिक होती रहती थी। ठीक है, उपज आपकी अच्छी हुई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो आपके क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो आपके लाग ज्यादा वसूल की जाएगी। प्रोडक्शन कम हुआ है तो आपके इसकी लाग आपकी कम वसूल की जाएगी। मैंने बता दिया कि निर्धारण का कोई निश्चित आधार नहीं है।
निर्धारण का कोई निश्चित आधार नहीं है। जागीरदार या ठिकानेदार जैसे आपके निर्धारित करना चाह रहा है वो उसी प्रकार से इनका निर्धारण किया करते थे। इनका स्वरूप, इनकी दर अलग अलग गांव में अलग अलग हो सकती थी। किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं था। इनका लाग बागों का आधार ही नहीं है, पूरी तरह से ही आधार नहीं है, निराधार है। ठीक है ना। फिर भी आपके ये क्या है, कृषकों के शोषण का हथियार बनी हुई थी। कृषकों के शोषण का हथियार आपके यहां पर बनी हुई थी। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है। अगर आप देखेंगे भाई कुछ लाग बाग आपकी कैसी होती थी यहां पर, जैसे हम देखें लाग बाग, या बाग कुछ नहीं है, सारा कुछ लाग ही लाग है। जैसे नंबर 1 देखें हम, कमठा लाग। कौन सी है? 2-4 प्रकार की लाग बाग आपके कर लेते हैं हम। कमठा लाग, कमठा लाग में देखा जाए तो दुर्ग की मरम्मत करने के लिए वसूल की जाने वाली लाग कौन सी है? कमठा लाग। ये भी गांव से ही वसूल की जाएगी, किसानों से ही वसूल की जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा, ये जो इवनिंग की आपकी क्लास है, ये इवनिंग की क्लास आपके किसके अंतर्गत चल रही है? आपके के जो नटराज बैच है उसके अंतर्गत चल रही है। ठीक है ना। तो उसी बैच में जाकर के आप देखेंगे तो वहां जो रिकॉर्डेड क्लासेस का जो पोर्शन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही आपके रिकॉर्डेड में फंक्शन में चली जाती है क्लासें। ठीक है ना। तो कमठा ला गए, देखिए दुर्ग की मरम्मत के लिए वसूल की जाने वाली लाग। ठीक है ना। दुर्ग की लाग का मतलब उपकर से है। लाग का मतलब किससे है? उपकर से है। दुर्ग की मरम्मत के लिए अगर आपके कोई टैक्स वसूला जा रहा है तो वो आपके कौन सा कहलाएगा? कमठा लाग आपके कहलाएगी। नेक्स्ट आपके देखिए, एक है सिगोटी लाग। सिंगोटी लाग, मवेशी के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लाग। मवेशी का आपके जो विक्रय होता था उस पर जो लाग आपके वसूल की जाती थी वो सिगोटी लाग है। ठीक है। एक खिचड़ी लाग होती थी। खिचड़ी लाग से तात्पर्य आपके क्या है कि राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी ना, तो उसके भोजन के लिए गांव वालों से जो लाग वसूल की जाती थी वो खिचड़ी लाग कहलाती थी। ठीक है ना। खिचड़ी लाग जब राज्य की सेना किसी गांव के पास पड़ाव डालती तब उस गांव से सेना के भोजन के लिए वसूल की जाने वाली लाग क्या कहलाती है? खिचड़ी लाग कहलाती है। क्या कहलाती है? खिचड़ी लाग।
किसान जब अपने पास ऊंट रखते थे तो प्रति ऊंट वसूल की जाने वाली लाग आपके क्या है, वो आपके प्रति ऊंट वसूल की जाने वाली लाग सूंटाबंदी लाग है। प्रति ऊंट वसूल की जाने वाली लाग आपके सूंटाबंदी लाग है। ठीक है, देखिए यहां पर याद रखना कि पेमेंट आपके कई तरह से हो सकता है, यानी कि आप चाहें तो अनाज के रूप में दें, आप चाहें तो आपके नकद रूप में प्रदान करें। ठीक है ना, दोनों तरह से ही आपके पेमेंट संभव है। ठीक है, तो याद रखना आपके यहाँ पर, जैसे हमने आपके यहाँ पर रेवेन्यू की बात की है ना, तो इसको आपके देखो नकद में भी वसूल किया जा सकता है। अगर नकद में वसूल किया जा रहा है तो इसको कहेंगे बिगोड़ी या हिरण्य, बिगोड़ी या हिरण्य। और अगर ये अनाज के रूप में वसूल किया जा रहा है तो इसको बोलेंगे मेय। क्या बोलेंगे, मेय के नाम से जानेंगे। नकद रूप में वसूल किया जा रहा है तो बिगोड़ी या हिरण्य बोलेंगे, और अनाज के रूप में वसूल किया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेय। आपकी इच्छा है, जिस तरह से आप लगान अदा करना चाहें उसी प्रकार से आपके लगान को अदा किया जा सकता है, उसी प्रकार से लगान को आपके अदा किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आपके देखिएगा, हमने आपके बताया खिचड़ी लाग की बात की हमने, इसके अतिरिक्त हमने आपके देखो और लाग बागों में आपके एक चबरी लाग बताई। चबरी लाग आपके विवाह संबंधी लाग है। चबरी लाग आपके कौन सी है, विवाह संबंधी लाग। लेकिन याद रखना विवाह संबंधी लाग तो है ये, लेकिन किसानों के घर, कि किसानों के घर पर अगर कोई विवाह हो रहा है तो उनसे कौन सी लाग वसूल की जाएगी, चबरी लाग वसूल की जाएगी। एक बंदोलीरी लाग है। बंदोलीरी लाग आपके कौन सी है, कि जागीरदार के घर में विवाह होने पर गांव वालों से वसूल की जाती थी। कौन सी, बंदोली लाग। जागीरदार के घर में विवाह होने पर वसूल की जाने वाली लाग। याद रखना इस लाग की वसूली ही भी किसानों से की जाएगी। इस लाग की वसूली भी किन से की जाएगी, किसानों से ही की जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखें कि भाई एक तो आपके एक न्योता लाग भी होती है। न्योता लाग आपकी कौन सी होती है, कि न्योता लाग के अंतर्गत अगर आपके राजा के यहां पर विवाह हो रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके किन से, जागीरदारों से न्योता लाग वसूल करता था, और उस न्योता लाग को भी आपके किसानों पर आरोपित कर दिया जाता था। ठीक है ना, उन न्योता लाग को भी किसानों पर आरोपित कर दिया जाता था। एक आपके जाजम लाग है, यानी कि भूमि के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लाग कौन सी है, जाजम लाग। ठीक है ना, जाजम लाग। भूमि के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लाग क्या कहलाती थी, जाजम लाग कहलाती थी। ठीक है, एक आपकी क्या है, राम राम लाग है। राम राम लाग को मुजरा लाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, एक अंग लाग है। अंग लाग से तात्पर्य आपके क्या है, कि भाई प्रत्येक काश्तकार को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य जो 5 वर्ष से अधिक आयु का है, ठीक है ना, उसकी एवज में प्रति सदस्य 1 रुपया लाग अदा करनी पड़ती थी। वो अंग लाग कहलाती थी। क्या कहलाती थी, अंग लाग के नाम से उसे जानते थे। ठीक है, तो देखिएगा एक आपकी कौन सी हो गई, अंग लाग।
अंग लाग के अंतर्गत हमने बताया ही आपको कि क्या होगी, अंगलाग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अंगलाग में आपके कौन सी चीजों को जमा कराया जाएगा, अंगलाग के अंतर्गत तो प्रति सदस्य आपके एक लागत यहां अदा करनी पड़ती थी, प्रति सदस्य एक आपके रुपया प्रति सदस्य आपके जमा कराना पड़ता था, किसके अंतर्गत, अंगलाग के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपके कितने वर्ष से, 5 वर्ष से अधिक आयु का अगर कोई व्यक्ति परिवार में है तो उसके लिए प्रति वर्ष 1 रुपया, वो प्रति सदस्य 1 रुपया आपके जमा कराना पड़ेगा अंगलाग के रूप में, ठीक है ना। तो प्रत्येक काश्तकार को, ठीक है, देखिए प्रत्येक काश्तकार को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य जो 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 1 रुपया प्रति वर्ष हो प्रति सदस्य अंगलाग देनी होती थी, ठीक है ना। प्रति सदस्य आपके 1 रुपया, ठीक है ना, देना होता था आपके, वो अंगलाग कहलाती थी, ठीक है। एक हमने आपके बताई अभी आपको राम राम लाग, राम राम लाग, इसको मुजरा लाग भी बोलते हैं, मुजरा लाग भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक हमने आपके बताई आपको शूटाबंदी लाग, शूटाबंदी लाग आपके प्रति ऊंट वसूल की जाने वाली लाग है, शूटाबंदी लाग प्रति ऊंट वसूल की जाने वाली प्रति ऊंट वसूल की जाने वाली लाग आपके कौन सी है, शूटाबंदी लाग आपके जानी जाती है। एक बकरा लाग भी है, ऐसे आपके सैकड़ों प्रकार की लाग है, कितने, सैकड़ों प्रकार की लाग हैं। बकरा लाग में अगर देखा जाए तो प्रति वर्ष आपके यानी मांसाहारी भोजन करने के लिए, मांसाहारी भोजन करने के लिए जागीरदार को एक बकरे की एवज में, एक बकरे की एवज में या फिर एक बकरा देना पड़ता था, एक बकरा देना पड़ता था, ठीक है। यदि आपके शाकाहारी है ठिकानेदार तो उसे 2 रुपए प्रतिवर्ष लाख के रूप में देना पड़ता था, 2 रुपए प्रतिवर्ष लाख के रूप में देना पड़ता था, उसे हम आपके बकरा लाख के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हम आपके देखते हैं कि यहाँ सैकड़ों प्रकार की लागबागें कहां पर प्रचलित थी, अपने यहाँ राजस्थान में आपके प्रचलित थी, और इन लागबागों के कारण किसानों की कुल उपज का लगभग 3/4 हिस्सा तो ठिकानेदार के पास ही चला जाता था, 3/4 हिस्सा तो ठिकानेदार के पास चला जाया करता था, ठीक है। इससे आपके क्या था, इससे जो किसान थे वो आपके महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे, महाजनों के चंगुल में फंसते तो इससे क्या होता कि किसान आपके भूमिहीन होने लगते, किसानों को भूमि से आपके बेदखल कर दिया जाता, किनके द्वारा, महाजनों के द्वारा भूमि छीन ली जाती उनकी, ठीक है। तो इस प्रकार आपके किसान इन लागबागों के कारण, बढ़ी हुई भूराजस्व दरों के कारण, और एक बेगार, बेगार जिसे हम आपके किस नाम से, विष्टि के नाम से जानते हैं, किस नाम से, विष्टि, विष्टि क्या होती है, बेगार, बेगार आपके क्या होती है कि बिना पारिश्रमिक दिए हुए, यानी बिना पारिश्रमिक दिए हुए किसी व्यक्ति से अगर श्रम करवाया जाए, पारिश्रमिक उसको नहीं दिया जाए, उसके एवज में आपके उससे वैसे ही श्रम करवा लिया जाए तो वो आपके क्या कहलाएगी, बेगार कहलाएगी,
क्या कहलाएगी, बेगार। तो एक तो भूराजस्व ज्यादा होता था, दूसरा आपके क्या है कि भूराजस्व ज्यादा होता और दूसरा आपके लागबागों की संख्या ज्यादा होती थी, और ऊपर से बेगार और करनी पड़ती थी आपके स्त्री और पुरुष दोनों को, ठीक है ना। इस कारण आपके किसान यहाँ शोषण के शिकार थे, ठीक है। ये हमारी व्यवस्था आपके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपके एक जनरल जानकारी है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त हमारा एक टॉपिक आपके लास्ट इस यूनिट के अंतर्गत, या फिर हम कहें राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आपके बचता है, वो है आपके सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था से आपके विभिन्न रियासतों में जो सामंतों की कोटियां हैं, उन सामंतों की कोटियों के बारे में आपके हमको ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामान्यतः पूछते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी हम चर्चा आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम आपकी सामंतवादी व्यवस्था की चर्चा आपसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।